हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आप सब बोल रहे थे कि ये जो निबंध का सीरीज चले, ये डेली चले, ठीक है। तो मैं उसी के मतलब पर्सपेक्टिव से लेकर आया हूँ आपके लिए कि मैं ये सोच रहा था कि ये इस निबंध को आपने काफ़ी प्यार दिया था, इस निबंध को हम डेली ही करते हैं, ठीक है। हो सकता है कभी गैप हो जाए, ठीक है, या अल्टरनेट ही कर लेते हैं, लेकिन हम इसको लाते ही रहेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ मैं यहाँ पर निबंध कैसे करवाता हूँ। देखिए, यूट्यूब पर आप देखेंगे जितनी भी वीडियो पड़ी हैं वो सब अच्छी वीडियो, मैं नहीं कर रहा हूँ गलत वीडियो, वो सही वीडियो है। उन सब वीडियो को आपको देखना चाहिए। वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि कौन सा आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कैसे मेन बॉडी पार्ट लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्या बताऊँगा, यहाँ पर एक आपको निबंध लेकर ही आऊँगा। और ये निबंध किसका है, आपने थंबनेल में देख ही चुका होगा कि ये निबंध है दृष्टि आईएएस। तो ये जो निबंध लिखा भी गया है, ये काफ़ी अच्छे लोगों के द्वारा लिखा गया है, मतलब विशेषज्ञों के द्वारा इस निबंध को लिखा गया है। आपको यही फॉर्मेट यूज करना है, आपको मैक्सिमम नंबर वहाँ पर आ जाएगा। आपको क्या करना है मैं करवाऊँगा, लेकिन आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, ठीक है। आपको मेरे साथ ये वीडियो अब सुबह मॉर्निंग में नहीं आएगा, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में आपका हैंड रिटन नोट्स जो घटना चक्र का होता है वो चलता है। ये रात में 8 बजे आएगा, ठीक है। रात में 8 बजे अक्सर ही आ जाया करेगा, ठीक है। तो आज का आपका ये निबंध कौन सा है, साहित्य और नैतिक मूल्य, ठीक है। तो कम से कम पेपर तक ही इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। पेपर के बाद अगर आपका निबंध का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि निबंध पेपर तक मेरे से जुड़ जाइए, ठीक है। आपका निबंध एकदम अच्छा कर दूंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि गाड़ी कैसे चलाना है, मैं गाड़ी पे आपको बैठा के आपको स्टीयरिंग पकड़ाऊँगा कि चलाना कैसे है, ठीक है, ऐसे बताना है। तो प्लीज़ इसको फॉलो करिए, देखिए किस प्रकार से निबंध को लिखा जाता है, ठीक है। आज क्या है आपका साहित्य और नैतिक मूल्य। तो चलते हैं देखते हैं क्या यहाँ कह रहा है। देखिए, हम थोड़ा सा अच्छी मतलब बताएंगे भी आपको, मतलब एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। कह रहा है यहाँ देखिए, ऊपर जैसे निबंध का जब शुरुआत करेंगे तो एक अगर आप कोटेशन से इतना कर देंगे तो आपका निबंध थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। जैसे यहाँ पर कैसे किया गया है, पहले देखिए इसका निबंध का क्या थीम ही है। यहाँ निबंध का थीम लिखा गया है साहित्य और नैतिक मूल्य। मतलब ये इसमें आपको कहना है कि जो साहित्य है और जो नैतिक मूल्य हैं हमारे विनय हैं, ठीक है। विनय मतलब आचरण सब हैं, समाज के आचरण हैं, उनको एक चीज़ मतलब एक चीज़ में पिरोना है आपको, ठीक है। तो वैसे ही आपको लिखना है यहाँ पर। तो चलते हैं देखते हैं यहाँ पर कैसे लिखना है। किताबें करती हैं बातें बीते ज़माने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, सुनोगे नहीं क्या किताबों की बातें, ठीक है। ये देखिए इतना अच्छा सा लिखा गया है। तो ऐसे अगर आप मतलब शुरुआत करते हैं तो आपका निबंध में थोड़ा सा जान आ जाता है। चलते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है। कहना क्या चाह रहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। साहित्य है तो ये मतलब कवि तो आएंगे ही। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। कौन कह रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। मानव सभ्यता के विकास के आरंभिक समय से लेकर अब तक साहित्य और जीवन आपस में इस तरह घुटे हुए हैं। कह रहे हैं जैसे जब हमारा मानव सभ्यता का विकास हुआ, जब आदि मानव आए, तब से लेकर और अभी तक जो हम विकास हुआ है किसका, मानव सभ्यता का, ठीक है, आरंभ वो साहित्य का, ठीक है, तब तक और जीवन के आपस में इस तरह मतलब मिले हुए हैं मानव सभ्यता और साहित्य कि दोनों को अलग करके देखना संभव नहीं है। मतलब जब तक मनुष्य नहीं होगा तो साहित्य कौन लिखेगा, जानवर थोड़ी लिखेंगे साहित्य। इसके साथ ही मानव जीवन मानवीय मूल्यों का एक विशेष महत्व है, इसलिए साहित्य और देखिए मानवीय यहाँ मूल्य लिखा गया है ना, इसका मतलब मानवीय जही कहीं भी मूल्य आ जाए तो मतलब वो नैतिक, नैतिक मतलब क्या, इथिक्स का पेपर देते हैं ना, वही चीज़ है यहाँ पर एक्सप्लेन करना है।
इसलिए साहित्य और मूल्यों का संबंध महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। मूल्यों की व्याख्या विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से की जा सकती है। जब मैं मूल्य बोलूँ ना, तो आप जान लीजिए कि अच्छे गुणों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गुण अच्छे भी हो सकते हैं, ठीक है, गुण बुरे बुरे भी होते, लेकिन अच्छे गुणों की अभी हम बात कर रहे हैं। लेकिन समग्र रूप से मूल्यों का अर्थ गहरे नैतिक आदर्शों से है। ठीक है, जो आदर्श होते हैं, जो दिए जाते हैं समाज के द्वारा या आपके महापुरुषों के द्वारा, देवी देवताओं के द्वारा जो नैतिक मूल्य दिए जाते हैं, वही उन्हीं की बात कर रहे हैं, जिन्हें विकसित करने के लिए नैतिक नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, नैतिक मूल्यों का विकास समाज के भीतर होता है। जो नैतिक मूल्यों का विकास होता है, कैसे, जैसे आप समाज में रहते हैं तो आप धीरे धीरे किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से खाना बैठना उठना है, हर चीज़ें आप समाज के भीतर ही रहकर सीखते हैं ना। तो वही है, वही बताया गया है। अभी देखिए, जिसके लिए विभिन्न आधारों व स्तंभों की भूमिका परिलक्षित होती है, इनमें से साहित्य एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ठीक है, अब देखिए इसमें नैतिक के साथ, देखिए आपका निबंध कैसे चल रहा है, नैतिक के साथ साथ साहित्य को भी लेकर चल रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए भारतीय साहित्य का महाकाव्य रामचरितमानस, याद रखिएगा रामचरितमानस, जो राम का चरित्र है, आज भी लोग उसी को फॉलो करते हैं, जिनमें रामचरित प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक आदर्श है। ठीक है, नहीं कहते नहीं कि आप राम जैसे थोड़ी हो गए हैं, तो राम जैसे, ठीक है, मतलब उन्हीं का चरित्र फॉलो किया जा रहा है। इसमें यह दिखाने का प्रयास कर रहा है, देखिए जो रामचरितमानस एक साहित्य है, उसी से आप क्या कहते हैं, नैतिक जीवन ले रहे हैं। ठीक है, आप मतलब जैसे ये देखिए, ये मत सोचिएगा इसी में आएगा, ऐसे बहुत से निबंध आपके पेपर में बने हैं जो समाज और नैतिक साहित्य, नैतिक से रिलेटेड दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता रहेगा तो उसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा एक पढ़ाने का मतलब है कि आपको किस तरह से निबंध को वहाँ पर प्रेजेंट करना है। कितना भी आपको पता रहे कि हाँ ये बॉडी यहाँ लिखना है, यहाँ पर मेन पार्ट बॉडी होता है और इसके बाद इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखना है, लेकिन जब आपके दिमाग में ही नहीं रहेगा तब तक लिख नहीं सकते कुछ। ठीक है, फिर चाहे वह व्यक्ति के कार्यक्षेत्र की बात हो या व्यक्तिगत जीवन में आत्मसात किए जा सकने वाले मूल्यों की बात हो। अब देखिए यहाँ पर साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये देखिए कितना अच्छा से लिखा गया है, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में जब इनकी बात आ जाती है तो मन में एक कौतूहल सा हो जाता है कि देखिए कितनी अच्छी बात है। अभी देखिए इनको पढ़ेंगे कितना अच्छा लगेगा। मुंशी जी का वक्तव्य साहित्य की कद की व्याख्या करते हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद यह वक्तव्य साहित्य के कद की व्याख्या करते हैं। जो मुंशी प्रेमचंद्र आम जनता के साहित्यकार थे। आम जनता कैसे साहित्यकार, मतलब कि आप इनकी कोई भी उपन्यास देखिए, पूस की रात, गोदान, कफन, सदगति, ठीक है, ये सदगति लिखा गया है। ठीक है, ये है आपका सदगति। तो सदगत ये देखिए किस पर बेस है, सामाजिक ढांचे पर बेस है। ठीक है, गोदान देखिए पूरी गांव की ही एक मतलब उसकी कहानी है। पूस की रात देखिए, ठीक है, तो ये दिखाता है कि गांव, हमारा समाज कैसे बन रहा था। ठीक है, हमारा समाज कैसे चल रहा था। ठीक है, जैसे देखिए उनका साहित्य आमजन साहित्य था। ये देखिए उनकी प्रगतिशील रचनाओं के माध्यम से उन्होंने समाज की समस्याओं का उजागर किया। क्या क्या समस्याएं थी उस समय, ठीक है, होरी की क्या समस्याएं थी। उनकी कहानियों को न सिर्फ लोगों को अपने हृदय में बसाया, वरन उनसे प्राप्त होने वाले नैतिक मूल्य और सीख जन में मानस पटल पर अंकित है। अगर आपने मुंशी प्रेमचंद्र की चाहे पूस की रात, चाहे गोदान या कफन नहीं पढ़ी तो नहीं, अगर मान लीजिए नहीं पढ़ी है तो आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए, एक कहानी आ जाएगा, आप उसको देखेंगे, एक मूवी से भी अच्छी लगेगी कहानी। ठीक है, अब देखिए उनके पंच परमेश्वर में कहानी के माध्यम से उन्होंने मानव चेतना के न्याय के मनोवैज्ञानिक का सहज चित्रण किया है। ठीक है, पंच परमेश्वर के माध्यम से। वहीं सदगति कहानी द्वारा जो दलित और पिछड़े लोगों के मन में चल रहे
आक्रोश का वर्णन किया है। ये जो सदगति है, इसको दूरदर्शन पर था शायद, वो देखिए, मैंने देखा, इसको काफ़ी अच्छा लगा। आप एक बार देखिए सदगति, ठीक है। उसके एक्टर जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं। इतिहास के पृष्ठ पलटे तो ज्ञात होता है कि मानव सभ्यता के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक साहित्य है, ठीक है। साहित्य अपने तत्कालिक समाज की तमाम अच्छाइयों, बुराइयों, रीतियों, कुरीतियों, राजनीतिक, सामाजिक और मान्यताओं आदि को दर्ज करता है। अब देखिए यहाँ पर साहित्य हो गया, यहाँ पर नैतिक मूल्य हो गया, ठीक है, जितना भी है, ठीक। वर्ष दर वर्ष बीत जाने पर भी पुरातन साहित्य और नवीनतम साहित्य के द्वार प्राचीन और वर्तमान समाज की विशेषताओं और नैतिकता के संबंध में दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रह सकता है, ठीक है। जो प्राचीन था, ठीक है, साहित्य के द्वारा प्राचीन और वर्तमान समाज की जो विशेषताएं हैं उनके नैतिकता के दृष्टिकोण की तुलना कर सकते हैं। पहले कैसे थे, आज कैसे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के संदर्भ में कहते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। जैसे आजकल क्या होता है, कहानी तो आप, मैं किसी मूवी का नाम ले रहा हूँ। जैसे कोई मान लीजिए मूवी है, आप देख रहे हैं, तो आजकल की जो मूवियाँ बनती हैं उसमें सिर्फ मनोरंजन रहता है, ठीक है। उसमें मतलब बहुत कम ऐसी मूवियाँ बनती जिसमें शिक्षा, लेकिन जो पहले की मूवियाँ बनती थी, पुरानी मूवियाँ, वहाँ पर एक शिक्षा भी मिलती थी, नैतिक शिक्षा भी मिलती है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, कोई भी, चाहे मूवी हो चाहे आपका साहित्य हो, ठीक है, उसमें सिर्फ मनोरंजन नहीं होना चाहिए, उसमें शिक्षा भी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, साहित्य के माध्यम से समाज व युवा पीढ़ी को संदेश प्राप्त होता है, विचारशीलता बढ़ती है। साहित्य के माध्यम से ना एक संदेश मिलता है कि क्या क्या लिखा गया, क्या क्या फॉलो करना है। कल्पनाशीलता को नए आयाम मिलते हैं, प्रेरणा प्राप्त होती है और निराशा भी ठीक है, निराशा मन को, देखिए निराशा मन को आशा की किरण दिखाती है, ठीक है। जो से कभी मन निराश रहता है, क्या करते हैं आप, सोचते हैं लाइए एक बुक ही पढ़ते हैं, कोई अच्छी सी कहानी पढ़ते हैं, तो मन सही हो जाता है, मन शांत हो जाता है, कौतूहल वाला मन शांत हो जाता है। अब देखिए, समग्र रूप से साहित्य मानव जीवन तथा बौद्धिकता की कड़ी है। इस प्रकार से देखें तो साहित्य का नैतिकता से सीधा संबंध है, ठीक है। क्या है, साहित्य का नैतिकता से सीधा संबंध है। साहित्य का दायित्व है, ये साहित्य का ही दायित्व है कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना, उसे श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करना। किसका दायित्व है, ये साहित्य का दायित्व है। ज्ञात तो है कि मनुष्य जिस प्रकार भोजन ग्रहण करता है, जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं, उसी वैसे ही उसका भोजन ग्रहण वैसे ही उसका करता है, वैसा ही उसका चित्त भी स्वस्थ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब वैसे ही उसका चित्त भी स्वस्थ रहता है। तो मतलब आप, इसका कहने का ये मतलब है कि जिस प्रकार से मनुष्य भोजन ग्रहण करना, आप अच्छा खाना खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे, आपका शरीर अच्छा बनेगा। अच्छा खाना नहीं खाएंगे, आपका शरीर अच्छा नहीं बनेगा। उसी प्रकार से साहित्य होता है। अच्छी साहित्य पढ़ेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो आपका जो विचार होगा, मन होगा, वो अच्छा होगा। बुरी किताबें पढ़ेंगे तो आपका मन बुरा होगा, ठीक है। पहले कॉमिक्स आती थी एक, ठीक है, नागराज वाला, ठीक है, तो मनोरंजन के लिए बच्चे वो पढ़ते थे, तो वो क्या होता था, खुरापात वाला सिस्टम था, उसमें खुरापात दिखता था, ठीक है। अब देखिए, उसी प्रकार मनुष्य मानव मस्तिष्क व यथार्थ के नाम पर रोमांचित करने वाली अपशब्दों से युक्त व्यर्थ सामग्री प्रस्तुत करने के साथ ऐसी पठन सामग्री उपलब्ध कराएं जिसे पढ़ने के बाद पाठक चित्त की जुंदा शांत हो, पाठक व्यक्तित्व के सकारात्मक विकास हो और उसका दृष्टिकोण व्यापक हो, ठीक है। इसका मतलब पाठक को क्या करना चाहिए, ऐसी ही पुस्तकें प्रोवाइड करनी चाहिए कि जैसे उसका सकारात्मक और दृष्टिकोण विकास हो, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या करें। साहित्य के नैतिक दायित्व के इतर अगर वर्तमान पीढ़ी के साहित्य के प्रति दृष्टिकोण व रुझान की बात की जाए तो यह साफ दिखाई पड़ता है, वर्तमान पीढ़ी का साहित्य से लगाव लगातार कम होता जा रहा है। क्या है, प्रेजेंट टाइम में क्या है,
आपको ही सोचते हैं निबंध का पेपर कितना टफ होता है, क्या होता है ये, ठीक है। तो ये वर्तमान में क्या है, अगर आप साहित्य क्या है इसका रीजन, एक ही रीजन है, क्योंकि आप बुक पढ़ नहीं रहे हैं, कहानियाँ पढ़ नहीं रहे हैं। वो तो जीएस की बुक तो पढ़ ही रहे होंगे क्योंकि उसको कॉमन है, लेकिन ऐसी कहानियाँ उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं है। सब लोग क्या सोचते हैं, कम समय में ज़्यादा कंटेंट हम कंज्यूम करें, ठीक है। तो वही होता है, वर्तमान जो पीढ़ी है साहित्य के प्रति उसका रुझान कम दिखाई देता, बहुत कम दिखाई, वर्तमान पीढ़ी लगातार कम होता जा रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया जब से आ गया, यूट्यूब है, कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर, मोबाइल गेम से वर्तमान पीढ़ी में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत हो रहा है। कहाँ किसी को समय है कि कोई बुक लेकर पढ़े, ठीक है। वो तो जो आप साहित्य मेला लगता है वहाँ पर एक फ़ोटो आ जाता है अखबार में, तो आप सोचते होंगे कि देखिए यहाँ पर लोग किताब ले रहे हैं, किताब नहीं, वो किताब लेते हैं, इसके बाद ले जाके कहीं मेज पे रख देते हैं, ठीक है। वो फिर दोबारा नहीं उठती है, सिर्फ वो फ़ोटो आ जाती है पेपर में कि पुस्तक मेला लगा है, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली में या और कहीं जगह, ठीक है। तो सब लोग कहाँ से, ये मोबाइल कंप्यूटर ये सब में दुनिया व्यस्त है। आपाधापी से भरे इस दौर में बेसब्र युवा हर चीज़ पलक झपकते हुए प्राप्त करना लेना चाहता है। आप क्या सोचते हैं, शॉर्ट वीडियो, आजकल लॉन्ग वीडियो भी लोग कम देखते हैं, शॉर्ट वीडियो आ गया, उसको सोचते हैं पलक झपकते ज्ञान, उसमें सब लोग देखते हैं। उसमें उसमें कोई जीएस नहीं, एक एक मिनट में कौन सा जीएस पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस स्थिति में सैकड़ा पर पृष्ठ या उससे अधिक साहित्य को धैर्यपूर्वक पढ़ पाना और इन रचनाओं में छुपी बातों, अनुभव, कटु यथार्थ को जीवन में उतार पाना वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए दूर की कौड़ी है, ठीक है, एकदम सही कह रहे हैं, ठीक है। यही सब लिखना है आपको वहाँ पेपर में, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें वहाँ पर लिखना है। जैसे आपको नैतिक जीवन साहित्य आ जाए तो ये सब चीज़ें आपको अपने शब्दों में लिख देना है, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। आप मेरे साथ सिर्फ जुड़ जाइए, आपको पेपर तक, चाहे आरओ का पेपर हो चाहे पीसीएस का पेपर हो, दोनों ही पेपर में अच्छे नंबर ला के दिखा दूंगा, ठीक है। अब आप कहेंगे हाँ इससे काफ़ी लाभ हुआ, ठीक है। इस पर एक नई समस्या आजकल के वेब सीरीज और फिल्मों की है, ठीक है। देखिए अभी वेब सीरीज कितने कितने आ रहे हैं जो समाज के यथार्थ स्वरूप को दिखाने की आड़ में अश्लीलता, गालियों से भरे संवाद और ओछेपन से भरपूर सामग्री प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। कई कई वेब सीरीज आते हैं उसमें पूरी गालियाँ भरी रहती है, समझ में नहीं आता ये वेब सीरीज है कि गालियों वाला एक मतलब एक सीरीज है, ठीक है। ये युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है और महान लेखक जो टॉलस्टॉय है वो क्या कहते हैं, साहित्य के नैतिक दायित्व के इतर अगर वर्तमान पीढ़ी के साहित्य के प्रति दृष्टिकोण व रुझान की बात की जाए तो यह साफ दिखाई पड़ता है। वर्तमान पीढ़ी का साहित्य से लगाव लगातार कम होता जा रहा है। सोशल मीडिया, यूट्यूब और कंप्यूटर और वही मतलब ऊपर जो लिखा था मोबाइल गेम्स पर वर्तमान पीढ़ी का ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत हो रहा होता है, ठीक है। तो यही है मतलब जो लिखा गया है अभी तक एकदम सही लिखा गया है। अगर ऐसे आप वहाँ पेपर में लिख देते हैं आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। इतना लिखा गया पर कुछ नहीं हुआ, दुनिया पहले से अधिक खराब हुई, ठीक है। इतना लिखा गया पर कुछ नहीं हुआ, मतलब साहित्य की बात करें, इतना साहित्य में लिखा गया कुछ नहीं हुआ, पहले से अधिक खराब हुई है। पर फिर भी क्या हम अपने प्रयास छोड़ दें, नहीं। दुनिया को बेहतर बनाने के बुराई शोषण के प्रति प्रतिरोध का रास्ता शॉर्टकट नहीं है। अन्याय इस दुनिया में इस कदर व्याप्त है जैसे समुद्र में नमक, ठीक है। तो अब क्या है, अन्याय पूरी दुनिया में किस तरह व्याप्त है, समुद्र में जैसे नमक इतना व्याप्त है, मतलब अथाह सीमा ही नहीं है, उसी प्रकार से पूरी दुनिया में अन्याय इस प्रकार। देखिए ऐसे ऐसे अगर वर्ड आप लिखते हैं ना, अन्याय दुनिया में इस कदर व्याप्त है जैसे समुद्र में नमक, ठीक है। तो मतलब एक बार एग्जामिनर भी सोचेगा हाँ ये कहीं से पढ़ा। कभी भी हमेशा इस चाहे इस बुक को ले लीजिए, मतलब मुझे अगर मैं तो रिकमेंड करूँगा इस बुक को ले लीजिए, कोई भी बुक हो आपको उसको पढ़िए, उससे आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी, वर्ड आएंगे, ठीक है। वर्तमान समय निश्चित ही मानवीय मूल्यों की ओर स्थापित करने का समय है। आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति में नैतिकता का निम्न स्तर देखने को मिल रहा है, ठीक है। कि मतलब हमारे वर्तमान निश्चित क्या है,
हमारे सिर्फ देश में ही नहीं कि पूरे मानो ये नहीं कि हमारे भारत में ऐसी स्थिति है, हर पूरे वर्ल्ड में, चाहे आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कहीं की बात करें, सब जगह यही है। आज पर दो की मतलब जो टेक्नोलॉजी है विकास में मानो आसमान छू रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे मशीनें बन जा रही हैं, एआई आ जा रहा है। ठीक है, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। वहीं मूल्यों की नैतिकता की बात करें तो वो लगातार गर्त में ही जाता जा रहा है। टेक्नोलॉजी आसमान है, लेकिन जो मूल्य, नैतिक मूल्य है, किसी की हेल्प करना, ठीक है, हॉनेस्टी, सत्य बोलना, ये सब क्या है, एकदम नीचे। सब हमेशा झूठ फरेब पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। ऐसे साहित्य समय में साहित्य की विशेष जिम्मेदारी बनती है कि साहित्य व्यक्ति के निर्णय व जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, साहित्य गढ़ना और साहित्य पढ़ना दोनों ही धैर्य की मांग करते हैं। साहित्य के साथ साथ पाठक की का भी नैतिकता से संबंध जुड़ा रहता है। साहित्य की रचना के लिए जहाँ उमड़ते हुए मनोभाव के प्रवाह को नैतिकता और मानवीय मूल्यों के सकारात्मक दिशा देनी होती है, वहीं पाठक की जिम्मेदारी होती है। अब इनका कहने का मतलब है कि पाठक की भी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि वो नैतिकता को आगे बढ़ाए, और लेखक के मनोभाव को समझते हुए नैतिकता व सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए साहित्यकार की साहित्य रचना की यात्रा का सहचर बन जाए। मतलब जो साहित्यकार ने रचना किया है उसी के उस पर चले। ठीक है, तो यही है कि आप जो पढ़िए उसको आत्मसात भी करिए। ये नहीं कि साहित्य बता दिए, साहित्य आप पढ़ लिए, उसको आत्मसात नहीं कर रहे हैं, उसको आत्मसात भी करिए। ठीक है, तो बस इतना ही था। तो देखिए, अब देखिए आपके मतलब दिमाग में कुछ तो पॉइंट हुआ होगा। इसको रात में डेली 8 बजे आएगा। ठीक है, हो सकता है किसी दिन ना आए, लेकिन मैं प्रयास करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि अगर आप डेली इसको फॉलो करते हैं तो आप 10 से 15 दिन में देखेंगे आपका क्या होगा, जो साहित्य के प्रति या किसी भी टॉपिक के प्रति जो हमारे पीसीएस में, आरओ में पूछा जाता है, आपका एक दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा कि किस प्रकार से लिखना है। तो अब मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए। 8 बजे रात में 20-25 मिनट का वीडियो होता है, 2 के स्पीड में करेंगे तो तब भी 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।